अपन लोग मौर्य काल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मौर्य काल में प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रशासनिक व्यवस्था। और मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी है वो हमारे को इंडिका नामक ग्रंथ में मिलती है। किस में मिलती है? इंडिका में। इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज कहां के रहने वाले थे? यूनान के। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने नियुक्त किया था? सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। किया था या नहीं किया था? और इसी मेगस्थनीज ने हमारे भारत में चारों ओर घूम घूम कर संपूर्ण जानकारी को एकत्रित किया और जिसको अपनी ग्रंथ इंडिको में दर्शाया गया है। देखिए, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय चार प्रांत थे। कितने प्रांतों में विभाजित था मौर्य साम्राज्य? चार। जबकि अशोक के समय पांच प्रांत थे। प्रांत, राजधानी। नंबर 1 उत्तरापथ। तक्षशिला। नंबर 2 दक्षिणापंथ, जिसकी राजधानी थी श्रवणगिरी। नंबर 3 अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। नंबर 4 पाटलिपुत्र, मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंबर 5 कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोसाली। अशोक के समय। छाप दो। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा। कहा
पाटलिपुत्र गंगा व सोम नदी के संगम पर स्थित है। जिसके 64 द्वार 570 बुर्ज हैं। मेगस्थनीज के अनुसार उसकी लंबाई 80 स्टेडिया, 16 किलोमीटर, चौड़ाई 15 स्टेडिया, मतलब 3 किलोमीटर थी। छाप दो, शाना साहब। काल में कुल कितनी प्रांत थी? 4। कितनी थी? 4 नहीं थी, 5 थी। कितनी थी? 5। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, कुल 4 प्रांत हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 4। लेकिन अशोक के समय कितनी थी? 5। और 5वीं कौन सी थी? कलिंग। कौन सी थी? कलिंग। आपको पता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? कलिंग के राजा नंदराज को पराजित करके कलिंग पे अधिकार किया था। ये सब आपको पढ़ाया हुआ है। कलिंग के राजा नंदराज को पराजित करके कलिंग पर अधिकार किया था। किस पे अधिकार किया था? कलिंग पे। तो 4 प्रांत तो पहले थी। कितनी थी पहले? और 4 में एक और ऐड हो गई तो कितनी हो गई? लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको समझना होगा कि मौर्य काल में कुल प्रांत कितनी थी, तभी तो होगा 5। मौर्य काल में कितनी प्रांत थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितनी प्रांत थी? अंतर हो गया ना। मौर्य काल में कितनी थी? 5। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितनी थी? 4। अशोक के समय कितनी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत कौन सी थी? उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, अवंती और मध्य देश। ये 4 ही थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। उत्तरापंथ, दक्षिणापंथ, अवंती और मध्य देश। जबकि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर अधिकार करके 5वीं प्रांत हो गई। कितनी प्रांत हो गई? 5। याद कर लोगे? देखिए उत्तरापंथ की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। कहां थी? तक्षशिला। दक्षिणापंथ की श्रवणगिरी। श्रवणगिरी वर्तमान में कहां है? कर्नाटक में। अवंती उज्जैन। उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश। मध्य देश पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में। कलिंग तौसाली उड़ीसा में। कहां है? इनकी राजधानी याद रखनी होगी। आपसे पूछा जाएगा अवंती की राजधानी कहां थी? अवंती की राजधानी कहां थी? मध्य देश की, दक्षिणापंथ, उत्तरापंथ, तक्षशिला कहां है? पाकिस्तान है। कहां है? पाकिस्तान, पंजाब।
इसका मतलब समझ गए कि एडवांस बोल गया है कि है तो पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का राज्य कौन सा है? पंजाब प्रांत। कौन सी प्रांत? वहां राज्य नहीं बोलते हैं, वहां प्रांत बोलते हैं। सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत। समझ गए ना? तो पढ़ने लगे। आगे बढ़े। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथो कहा। क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को दूसरा नाम क्या दिया? पोलीप्रोथा। क्या दिया? याद रख लेना। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीप्रोथा नाम दिया। कौन सा नाम दिया? पोलीप्रोथा। पाटलिपुत्र वर्तमान में कहां है? बिहार में। बिहार में गंगा व सोम नदी के संगम पर एक बहुत बड़ा सुंदर शहर है। कौन कौन सी नदी के संगम पर? गंगा सोम। संगम मतलब संगम। संगम जानते हो क्या? अरे वाह। जहां पर दो नदियां आपस में मिलती हैं, दो नदियां आपस में मिलती हैं, उसे कहते हैं संगम। जबकि त्रिवेणी संगम मतलब जहां पर तीन नदियां एक साथ मिलती हैं। संगम मतलब एक दूसरी नदी का आपस में मिलना क्या कहलाता है? संगम। त्रिवेणी संगम जहां पर तीन नदियां एक दूसरे के साथ, तीन नदियां मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। पाटलिपुत्र एक सुंदर शहर है जो सोम व गंगा नदी के किनारे उसके संगम पर स्थित है। कहां पर स्थित है? उसके संगम पर स्थित है। बहुत सुंदर शहर है। इसीलिए मेगस्थनीज ने क्या कहा? पोलीप्रोथो नाम दिया। क्या दिया? पोलीप्रोथो। पाटलिपुत्र में प्रवेश करने के लिए 64 द्वार हैं। 64। कितने प्रवेश द्वार हैं? दरवाजे। दरवाजे कितने हैं? 64। 570 बुरुज। 570 बुरुज ऊंचे ऊंचे होते हैं, बनाए हुए, उस पर खड़े होकर देख सकते हैं। तो कुल कितने बुरुज थे पाटलिपुत्र में? ये याद रखने होंगे एक एक चीज। प्रवेश द्वार, द्वार कितने थे? 64। बुरुज कितने थे? 570। पाटलिपुत्र की लंबाई थी 80 स्टेडिया। कितनी स्टेडिया? 80 स्टेडिया। चौड़ाई थी 15 स्टेडिया। 80 स्टेडिया। ये पुराना एक मापने का यंत्र था। समझ गए ना? मैंने भी मौर्य काल में देखा ही स्टेडिया। किलोमीटर 16 किलोमीटर। पाटलिपुत्र की लंबाई कितने किलोमीटर की थी? 16 किलोमीटर लंबाई थी और 3 किलोमीटर चौड़ाई थी। लंबाई कितने किलोमीटर थी पाटलिपुत्र की? 16 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी थी? 3 किलोमीटर। इसीलिए मेगस्थनीज ने इसे क्या कहा? पोलीप्रोथा। बहुत ही सुंदर शहर था। 3। नोट। मौर्य काल में गुप्तचर को गुड पुरुष इंस्पेक्टर कहते थे। कल आपको गुप्तचर बताए थे ना कि मौर्य काल में जो गुप्तचर हुआ करते थे वो दो प्रकार के होते थे, सहस्ता और संचरा। एक जगह पर रुककर जानकारी एकत्रित करने वाले सहस्ता और घूम घूम कर जानकारी एकत्रित करने वाले संचरा। जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहते थे? गुड पुरुष या इंस्पेक्टर। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति मौर्य काल की सामाजिक स्थिति देखिए। मौर्य काल की सामाजिक
स्थिति। देखिए, किसी भी समय का हम काल वंश पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे, तो उसमें उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर स्थिति का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी और सांस्कृतिक क्या थी, तभी तो पता चलेगा ना। मौर्य काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी? देखिए, मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। कितने वर्णों में विभाजित था? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने वर्णों में था? 4 में। जबकि मेगस्थनीज क्या कहता है? मेगस्थनीज कहता है कि नहीं नहीं, मौर्य काल में 7 प्रकार की जातियों में समाज विभाजित था। बाद में आए थे। देखिए, मौर्य काल में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। जबकि मेगस्थनीज कह रहा है नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वहां पे सिस्टम था कि वहां की जातियां, वहां का समाज 7 जातियों में विभाजित था। कितनी जातियों में विभाजित था? तो दिक्कत हो गई ना। अब वो 7 जाति कौन कौन सी थी वो देखिए सर्वप्रथम तो देखिए, मौर्य काल में, कौन से काल में? मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में, कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था। कितने वर्णों में विभाजित था? 4। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। नोट, अर्थशास्त्र में शूद्र को वैश्य कहा है, आर्य कहा है, आर्य कहा है। कहा है। मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 7। नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 निरीक्षक, नंबर 3 कर्षक, नंबर 4 पशुपालक, नंबर 5 शिल्पी, नंबर 6 सैनिक, नंबर 7 मंत्री।
छाप दो। अनिष्का सिनी और रूपा जीवा। रूपा जीवा, रूप मतलब खूबसूरत। मौर्य काल में गुप्तचर को गुड पुरुष या इंस्पेक्टर कहते थे। जो गुप्तचर हुआ करता था उसको क्या कहते थे? गुड पुरुष या इंस्पेक्टर। क्या कहते थे? इंस्पेक्टर। मौर्य काल की सामाजिक स्थिति कि तत्कालीन समाज किस प्रकार था, कितने वर्णों में था, समाज की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। कितने वर्णों में था? स्पष्ट रूप से मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभाजित था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपने वैदिक सभ्यता पढ़ी थी तब ध्यान से सुना था कि विराट पुरुष आदि पुरुष के मस्तक से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की। उसकी भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय। जांघाओं से वेश्या की और उनके पैरों से। लेकिन पीछे जो भी पढ़ाया वो पाटिया साफ बता दिया। बधाई के पात्र हो। देखिए कि विराट पुरुष आदि पुरुष के मस्तक से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघाओं से वैश्य और उसके पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। लेकिन मौर्य काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? 4 वर्णों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ करना, ओम समर्पयामि 10 रुपया दक्षिणा स्वाहा, ऐसे है ना। तो ये काम तो हो गया ब्राह्मण लोगों का। अच्छा सिस्टम है ना उनका, गजब का काम है। उसके बाद में क्षत्रिय। क्षत्रिय जिनकी रगों में वीरता का खून दौड़ रहा है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी देश की धरती को झुकने नहीं देंगे। मतलब रक्षा करने वाले, रखवाले, बॉर्डर की रक्षा करने वाले। वैसे व्यापार वाणिज्य, व्यापार करने वाले, व्यापार वाणिज्य वाले लोगों को क्या कहते हैं? वैसे। जैसे बनिया लोग, पुराने समय में था कि बनिया लोग व्यापार करते हैं, लेकिन आजकल बनिया सिर्फ नाम है, बाकी सब लोग, जिस ये माइंड चाहिए किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, समझ गए ना। उसके बाद में शूद्र, तीनों वर्णों की सेवा करने वालों को क्या कहते थे? शूद्र। लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक में शूद्र को क्या कहा गया है? आर्य। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम। अब बोलते सर ये भी बता दिया, ये भी पढ़ाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, मेरे पास हर फाइल सेव है। जब आप एग्जाम देकर आओगे, सर आपने पढ़ाया इनमें से तो 4 ही क्वेश्चन आए थे, आपने पढ़ाया था उनमें से कितने क्वेश्चन आए? 4। लेकिन एक एक लाइन यहाँ पर सेव रहती है, सब दिखा दूंगा। बांटो तो दूसरा को प्री पढ़ा करें फिर कौन के क्या हुआ? तभी कहता हूं पढ़ लो, पछताओगे। जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन याद रखोगे
सर ने कहा था, वो लाइन सीधी की सीधी लिखी थी, वो एग्जाम में है, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्यों? फिर ऐसे बोलोगे भैया ये उत्तर नहीं है, दीदी ये आपका गलत हो रहा है। समझ गए नहीं? देखिए आगे, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित किया। कितनी जातियों में विभाजित किया है? 7 जातियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय जातियों को कितनी भागों में विभाजित किया? 7। देखिए, दार्शनिक, दार्शनिक जानते हो? जो निरंतर सोचने वाले, चिंतन करने वाले विचारक, विचारक होते हैं ना, जैसे भारत के महान विचारक थे महात्मा गांधी, अरविंद घोष, ये सब क्या थे? विचारक थे। तो जो चिंतन करने वाले होते हैं उसे कहते हैं दार्शनिक। निरीक्षक, मूल्यांकन करने वाला। कृषक, किसान वर्ग। पशुपालक, पशुओं को पालने वाला। शिल्पी, कलाकार। आजकल अलग अलग क्षेत्र में लोग कलाकार हैं, है या नहीं है? इतनी इतनी अच्छी आकृति हाथों से बना देते हैं जो लोग कहते हैं कि मशीन से बनी हुई है। सैनिक, सेना, मंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य। तो मेगास्थनीज ने जातियों को कितने भागों में विभाजित किया था? 7। अनिष्का सिनी, घर में रहने वाली, उत्तम आचरण की महिला, अच्छे आचरण की, जिसका चरित्र अच्छा हो, जो घर में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, घर का ध्यान रखती है, घर के कामकाज करती है। उत्तम व्यवहार, अच्छा आचरण वाली महिला जो घर में रहती है उसे क्या कहते थे मौर्य काल में? अनिष्का सिनी। याद रखना, अनिष्का सिनी कौन होती थी? घर में रहने वाली औरत, रूपा जीवा, रूपा जीवा, वैश्य महिला। समझ गए ना? पक्का? तो ये याद रखना, रूपा जीवा मतलब अनिष्का सिनी, उत्तम आचरण वाली, घर में रहने वाली महिला। याद रखने होंगी। मैंने एक दिन आपको लिखाया था अमाजू। अमाजू, अमाजू का अर्थ क्या होता है? बता दो। पछताओगे, खूब पछताओगे। एक एक अच्छी चीज को मैं 5-5 बार रिपीट कराता हूं आपको। माजू, जो लड़की आजीवन अविवाहित रहेगी उसे क्या कहते हैं? मजो बढ़िया रहते पढ़ाई में। आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़की को क्या कहते हैं? अमाजू। अब तो नहीं बोलोगे ना? अनिष्का सिनी, उत्तम आचरण की महिला जो घर में रहती है। रूपा जीवा, वेश्य। आगे पढ़ेंगे मौर्य काल की आर्थिक स्थिति। मौर्य काल की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति कैसी थी वो देखिए। उस समय लोग कृषि, पशुपालन एवं व्यापार करते थे। उसे सामूहिक रूप से
वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ता। परिहारिक। कर मुक्त गांव। भाग। भूमि कर। बलि। धार्मिक कर। उपवास। काश्तकार। क्षेत्रक। किसान। शीताध्यक्ष। राजकीय भूमि का अधिकारी। परनेकर। आपातकालीन कर। निष्काम। निर्यात। परिवेश्य। आयात कर। आर्थिक। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी। ये और लिख लो भाई, जगह नहीं है तो ऊपर लिख दो। देखिए, मौर्य काल में आर्थिक स्थिति, उस समय के लोग थे वो कृषि पर निर्भर थे। किस पे निर्भर थे? और आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पे निर्भर हैं, सभी को पता है। आप सब किसान के बेटे हो, और किसान का बेटा हमेशा किसानी की बात करता है, लेकिन किसानी की बात के साथ साथ अपने को पढ़ना भी है। समझ गए ना? वो अपने चूरू से सांसद राहुल कसवा, वो जब भी अपना स्पीच भाषण स्टार्ट करता है तो कहता है मैं किसान का बेटा हूं, मैं सदैव किसान और किसानी की बात करता हूं, और बिल्कुल करता है। तो अपन भी किसान के बेटे हैं, लेकिन किसानी के साथ साथ अपने को पढ़ाई की भी आवश्यकता है। देखिए, मौर्य काल में जो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जेवलिन थ्रो लड़ लियो। देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के अनुसार उस समय के लोग कृषि का कार्य करते थे। कृषि मतलब खेती का।
और आपको पता है जो लोग खेती का कार्य करते हैं वो खेती के साथ साथ क्या रखते हैं? पशु रखते हैं। तो कृषि व पशुपालन, उस समय के लोग कृषि व पशुपालन का काम करते थे और कुछ लोग व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? व्यापार। मौर्य काल के लोग कृषि पशुपालन के कार्य के साथ व्यापार करते थे। इन्हीं तीनों कार्यों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वार्ता। वार्ता का संबंध किससे है? वार्ता का संबंध किससे है? मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति से या अर्थव्यवस्था से। कृषि का काम करने वाला, पशुपालन का काम करने वाला और व्यापार का कार्य करने वालों को सामूहिक रूप से मौर्य काल में क्या कहते थे? क्या कहते थे? वार्ता कहते थे। क्या कहते थे? वार्ता। मौर्य काल में कुछ शब्दावली आपके आएगी कि किस चीज को क्या कहते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है और याद करना है। परिहारिक। परिहारिक से अभिप्राय है या तात्पर्य है कर मुक्त गांव। कौन सा गांव? कर मुक्त गांव। ऐसा गांव जिसमें किसी भी प्रकार का, जिसके ऊपर वहां की जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था। मजा था ना? कि ऐसा गांव जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, उस गांव को क्या कहते थे? परिहारिक। समझ में आया? परिहारिक मतलब ऐसा गांव जो कर मुक्त हो, राजा की तरफ से या शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। ऐसे गांव को कहते हैं परिहारिक। क्या कहते हैं? भाग, भूमि कर। जो लोग जमीन का टैक्स देते थे, आज टैक्स नहीं दे रहे ना, अच्छा काम है। पुराने समय में लोग अपने बुजुर्गों की पैतृक जो संपत्ति थी उसको छोड़ दिया, बिना पैसों के छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उस समय भूमि का जो कर था, टैक्स इतना लगता था, कई बार तो जितना अनाज नहीं होता था उनसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो फिर फायदा क्या है? तो लोगों ने जमीन छोड़ दी। तो भाग, उस समय भूमि कर को किस नाम से जानते थे? भाग। किस नाम से? भाग। बलि, धार्मिक कर। जो धार्मिक कर वसूला जाता था उसे क्या कहते थे? बलि। क्या कहते थे? बलि। बलि को बकरो बना दिए। समझ गए ना? बलि मतलब धार्मिक टैक्स। उपवास, खेत में काम करने वाले जो लोग होते थे, किसान, और किसानों को अपन लोग क्या कहते हैं? काश्तकार बोलते हैं ना। तो काश्तकार के लिए कौन सा शब्द यूज में लेते थे? उपवास। और अपन लोग उपवास किसे बोलते हैं? देवी देवताओं की रूप में जो व्रत रखते हैं उसे क्या कहते हैं? उपवास। और यहाँ के लोग, मौर्यकालीन लोग, उपवास किसको बोलते थे? काश्तकार को। क्षेत्रक, किसान। किसान को किस नाम से संबोधित करते थे? क्षेत्रक। किससे करते थे? शीताध्यक्ष, राजकीय भूमि का अधिकारी। शीता मतलब भूमि, अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष, भूमि का अध्यक्ष। जो सरकारी भूमि है उसकी निगरानी रखने वाले जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहते थे? शीताध्यक्ष। क्या कहते थे? शीताध्यक्ष। परने कर, कौन सा कर? परने कर, आपातकालीन कर। सरकार का खजाना खाली हो गया। क्या हो गया? शासन के पास खजाने में कुछ नहीं है, पैसों की आवश्यकता है। तो इमरजेंसी में जो टैक्स लगाया जाता था, आपातकालीन टैक्स, कर, उससे क्या कहते थे? पढ़ने कर। कौन सा कर? पढ़ने कर। निष्काम, नी मतलब निकलना, निकलना मतलब निर्यात। उस समय जो निर्यात करते थे उसे क्या कहते थे? निष्काम। क्या कहते थे? निष्काम मतलब निर्यात, निष्काम मतलब निर्यात। जबकि परवेश्य, परवेश्य आयात। आयात को क्या बोलते थे?
सनिधाता, कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, अटवारिक, जंगलों का अधिकारी, प्रतिवेदन, जनता की आवाज को राजा तक पहुंचाने वाला, हाँ अब बोल, नहीं चयन, निष्क, श्रवण मुद्रा, कारसापन, पण, धरण, चांदी की, मास्क, काकिनी, तांबे के, देखिए सनिधाता, इधर देखिए सनिधाता, कौन से दाता? सनिधाता किसे कहते थे? मौर्य काल में जो खजाना का अध्यक्ष होता था, कोषाध्यक्ष, समझ गए ना, तिजोरी की चाबी जिसके हाथ में होती थी। कोषाध्यक्ष मतलब जिसके पास तिजोरी की चाबी है उसे क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष को किस नाम से जानते थे? सनिधाता। कौन से नाम से? समाहर्ता, समा राजस्व अधिकारी, टैक्स वसूलने वाला जो राजस्व अधिकारी होता था। सरकार के खजाने में। तो सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं? समाहर्ता, सरकारी राजस्व को एकत्रित करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? समाहर्ता। जबकि कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सनिधाता। क्या कहते थे? सनिधाता। आगे देखिए, अटवारिक, जंगल, वन, पर्यावरण की रक्षा करने वाला जो अधिकारी होता था उससे क्या कहते थे? अटवारिक। प्रतिवेदन, रिपोर्ट देना। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट देना। क्या होता है? और क्या रिपोर्ट देना? जनता की आवाज को शासन तक पहुंचाना।
जैसे मीडिया है वो एक प्रतिवेदन का काम कर रही है, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही है? अपनी आवाज को सरकार के तक पहुंचाने का काम मीडिया कर रही है ना, जनता की आवाज उठा रही है। कौन उठा रही है? मीडिया। तो मीडिया किसका काम कर रही है? प्रतिवेदन का। जनता की आवाज को राजा तक पहुंचाने वाले काम करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? प्रतिवेदन। आवाज कर लो, आवाज। यहां तक कोई दिक्कत? किसी के कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। मौर्यकालीन कला। नहीं, एक मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के 4 अंग थे। कितने अंग थे? 4 अंग थे। और वो कौन कौन से पार्ट थे? देखिए, नंबर 1 अश्व, नंबर 2 गज, नंबर 3 रथ और नंबर 4 पैदल। नोट, मेगास्थनीज ने सेना के 6 अंग बताए हैं। अश्व, नंबर 2 गज, नंबर 3 रथ, नंबर 4 पैदल, नंबर 5 नौसेना, नंबर 6 सैनिक यातायात।
मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल में जो सेना की व्यवस्था थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्य काल में जो सेना थी वो कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार सेना कितने प्रकार की होती थी? इस सेना के कितने पार्ट थे? 4। अश्व, घोड़े वाली सेना, अश्व मतलब घोड़े वाली सेना, गज हाथी वाली सेना, रथ, रथ देखा हुआ ना, रथ वाली सेना, पैदल 16 नंबर पैदल चलने वाली, समझ गए ना। मौर्य काल में अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार सेना के 4 अंग होते थे। अश्व मतलब घोड़े वाली सेना, गज मतलब हाथी, रथ मतलब रथ वाली सेना, और पैदल मतलब पैदल चलने वाले सैनिक। जबकि ये मेगास्थनीज हर जगह रोड अटकाता है, अटकाता है ना, हर चीज की 2 बना दी, दिक्कत कर दिया आप लोगों के। मेगास्थनीज तो आया और चला गया, लेकिन समस्या आपके लिए कर गया ना। देखिए मेगास्थनीज ने सेना के कितने अंग बताए? अभी 4 याद करने, महाभारत तो 6 करने पड़ेंगे, लेकिन दिक्कत नहीं है, 4 तो वही है, अश्व, गज, रथ, पैदल। इसने ये 2 अलग बताए हैं। कौन से 2? ये 2 अलग बता दिए इसने। नौसेना, नौसेना मतलब जल सेना, पानी वाली, और यातायात, बोले यातायात में सब सैनिक आ गए, चाहे रेलगाड़ी में चलो, चाहे एरोप्लेन में चलो, चाहे बस में, समझ गए ना। अरे थी या नहीं थी यार, अपने को पढ़ना है, अपने को माइंड में चलानी है। लेकिन उसने 2 एक्स्ट्रा कौन सी थी? नौसेना और सैनिक यातायात। अब देखिए काम की चीज, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, डाकुओं का गिरोह है कहा है? आपके पास देखो जगह है, इसके पास जरा सी या 2 शब्द 3 शब्द लिखने वाली, यहां इसे चतुर्गिणी कहते हैं। क्यों कहते हैं? चतुर मतलब 4, और 4 सेना के समूह को क्या कहते हैं? चतुर्गिणी। रुक जाए, समझ तो ना, बावड़ो होगी। क्या लिखो? देखिए मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल में सेना किस प्रकार थी? मौर्य काल में सेना के कितने अंग थे? 4 अंग थे, अश्व, गज, रथ और पैदल। इन्हीं 4 सेना के समूह को क्या कहते हैं? चतुर्गिणी। आपसे पूछा जाएगा चतुर्गिणी सेना में शामिल नहीं थे,
चतुर्गिणी सेना में शामिल नहीं थे, आपके आएगा अश्व गज रथ नौसेना। चतुर्गिणी सेना में शामिल थे, अश्व गज रथ पैदल, एक समूह तो यह आ जाएगा, एक आ जाएगा अश्व गज रथ सैनिक यातायात, इस प्रकार आ जाएगा। तो है और नहीं दोनों का ध्यान रखना। कई बार नहीं 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 में क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं खुद खाता हूं तभी बोल रहा हूं आपको। मैग्स्थनीज ने सेना के 6 अंग बताए, जिसमें 2 एक्स्ट्रा वाले थे, नौसेना और सैनिक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जस्टिन ने, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जस्टिन। क्या था? जस्टिन। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को क्या कहा? डाकुओं का गिरोह। किसका गिरोह कहा? डाकुओं का। किसका गिरोह कहा? डाकू। डाकू समझ गए ना कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना चलती थी ना, तो ऐसे लगता था कि कोई डाकू जा रहे हैं चोरी करने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने क्या कहा? डाकुओं का गिरोह। किसका गिरोह कहा? डाकुओं का। किसने कहा? जस्टिन ने कहा। एक सेकंड, कुछ नहीं लिखवाऊंगा। मौर्य कालीन कला। देखिए, कल मौर्य काल का फड़फड़ाट है ना, चलता